दादी, आपके बारे में तो हमने सब जान लिया सिया, और हमें बहुत अच्छा लगा जानकर। एक बार आपके माँ और बाबा से भी मिलना चाहेंगी। अब हम आपको आपका काम समझा देते हैं। आपको क्या करना है? जी दादी। सिया अपना पूरा ध्यान गायत्री जी की तरफ करते हुए बोली। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमारे साथ रहना है और हमसे बातें करनी है। गायत्री चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली। मतलब? सिया नासमझी में बोली। मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, हमारे पास बात करने के लिए अक्सर कोई नहीं होता और हम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। वैसे तो हमारे दो पोते हैं, लेकिन एक अपनी पढ़ाई में बिजी रहता है और एक अपने काम में इतना बिजी है, उसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। बस इसलिए हमने आपको बुलाया है। लेकिन दादी, ये तो गलत होगा। मैं ऐसे आपके साथ नहीं रह सकती। मैं जॉब करना चाहती हूँ ताकि अपने बाबा का सहारा बन सकूं। इसका मतलब ये नहीं मैं कुछ भी काम करे बिना आपसे सैलरी लेती रहूं। सॉरी दादी, मैं ये नहीं कर सकती। सिया का जवाब सुनकर गायत्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुश होते हुए बोली, ठीक है, फिर आपको हमारे सारे काम करने होंगे। हमारे खाने से लेकर दवाई तक का आपको ख्याल रखना होगा। बोलो, मंजूर है? जी दादी, मंजूर है। सिया चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली। मीना आपको हमारे सारे काम समझा देगी। हम अभी मीना को बुलाते हैं। इतना बोलकर गायत्री जी ने मीना को आवाज लगाई तो किचन से 20-21 साल की लड़की आती नजर आई। जी दादी, आपने मुझे बुलाया? मीना गायत्री के पास आकर बोली। मीना, ये सिया है। आज से हमारे सारे काम यही करेगी। आप सिया को पूरा घर दिखा दीजिए। जी दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं दीदी को अच्छे से पूरा घर दिखा देती हूँ। मीना मुस्कुराते हुए बोली और सिया की तरफ रुक करके बोली, आइए दीदी, आपको सबसे मिलवाती हूँ और इस बड़े घर की सैर करवाती हूँ। यह रहा हमारे घर का बड़ा और खूबसूरत सा लिविंग रूम और यह किचन है। अब ऊपर चलिए। मीना सिया को अपने साथ सीढ़ियों से ऊपर ले जाते हुए बोली। शुरुआत दादी के रूम से करते हैं। आइए, ये दादी का रूम है। मीना सिया को दादी के रूम में लाते हुए बोली। गायत्री का रूम देखकर सिया की आंखें बड़ी हो गईं। इतना बड़ा और खूबसूरत रूम मैंने पहले कभी नहीं देखा। वह मनी मन बोली और मीना के साथ रूम से बाहर आ गई। दादी का रूम अच्छा लगा ना आपको दीदी? मीना सिया के चेहरे की तरफ देखकर बोली। बहुत ही खूबसूरत रूम है दादी का। वह चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली। आपका नाम बहुत खूबसूरत है दीदी, और आपके आने से मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम दोनों की अच्छी जमने वाली है। सही कहा तुमने मीना, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है तुमसे मिलकर। तुम बहुत अच्छी और मिलनसार हो। सिया खुले दिल से मीना की तारीफ करते हुए बोली। और ये रूम है आरब भैया का, इस घर के सबसे छोटे और लाडले बेटे, जो दादी और अपने बड़े भाई की जान है। लेकिन अभी मैं आपको उनका रूम नहीं दिखा सकती, क्योंकि आरब भैया अभी सो रहे हैं। और यह है इस घर के सबसे चहीते और इस घर के बड़े बेटे का रूम, जिनके बिना घर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। भैया अभी तक ऑफिस नहीं गए, इसलिए मैं आपको उनका रूम भी नहीं दिखा सकती। वो क्या है ना, भैया को पसंद नहीं है कोई उनके सामने उनके रूम में जाए, इसलिए उनके जाने के बाद ही उनके रूम की सफाई होती है। वैसे तो इस घर में बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन जो मेन है वही मैंने आपको दिखाए हैं। अब नीचे चलते हैं। हाँ, सिया ने गर्दन हाँ में हिलाई और मीना के साथ नीचे आ गई। राघव टॉवल से बाल झाड़ते हुए लिविंग रूम से होकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने रूम की तरफ जा रहा था। उसी वक्त सिया किचन से चाय लेकर गायत्री के पास, और राघव की उसे फिर से पीठ ही नजर आई। वह सीढ़ियों की तरफ देखते हुए गायत्री के पास आई। गायत्री की नज़र पहले ही सिया पर थी। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या हुआ बेटा, क्या देख रही हैं? कुछ नहीं आंटी, वह अटकते हुए अपनी नज़र सीढ़ियों से हटाते हुए बोली। वो हमारे बड़े पोते हैं, उनमें हमारी जान बसती है। आपसे अब तक उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही आपकी उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। दादी, आपकी दवाई का वक्त हो गया है, मैं आपके रूम से दवा लेकर आती हूँ। ठीक है, आपको पता है ना हमारी दवाई कहाँ रखी है? जी दादी, मीना ने सब बता दिया है। सिया मुस्कुराते हुए बोली
और गायत्री के रूम की तरफ बढ़ गई। सिया गायत्री के रूम में आई और बेड से अटैच टेबल को डोर खोलकर उससे दवा निकालने लगी। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसमें गायत्री देवी और उनके दोनों पोते साथ में थे। इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, इसको कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ। सिया दिमाग पर जोर डालते हुए फ्रेम को अपने हाथ में लेते हुए बोली, याद क्यों नहीं आ रहा है? इसे मैंने कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ। वह इतना ही बोली थी कि तभी उसकी आंखें हैरानी के भाव से बड़ी हो गईं और हाथ से फ्रेम छूटते छूटते बचा। ये इसका घर है। अगर इसने मुझे अपने घर में देख लिया तो हाथ पकड़कर घर से बाहर कर देगा। सिया, अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो यहाँ से भाग ले। उसने हाथ में लिया फ्रेम वापस टेबल पर रखा और गायत्री की दवा लेकर फौरन वहां से चली गई। दादी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं घर जा सकती हूँ? सिया अपने माथे पर आए पसीना साफ करते हुए बोली। क्या हुआ बेटा? अभी थोड़ी देर पहले तो आप ठीक थी, एकदम अचानक से क्या हो गया? गायत्री सिया के माथा छूते हुए बोली। कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अभी घर जाना चाहती हूँ दादी। दादी, ठीक है बेटा, आप चली जाएं, हम ड्राइवर से बोल देते हैं, वो आपको छोड़ आएंगे। नहीं दादी, मैं खुद चली जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए, बस इजाज़त दीजिए। सिया ने टेबल पर रखा अपना बैग उठाया और गायत्री की कोई भी बात सुने बिना बाहर आ गई। इन्हें क्या हुआ अचानक से? अभी तक तो सिया ठीक थी, गायत्री मन ही मन बोली और वापस काउच पर आकर बैठ गई। राघव तैयार होकर नीचे आया तो उसकी नज़र दरवाजे से बाहर जाती सिया पर पड़ी। जब तक राघव नीचे आया, सिया बाहर निकल चुकी थी। दादी, ये लड़की कौन थी जो अभी यहाँ से गई? वह अपने हाथ में घड़ी बांधते हुए बोला। आपने जो हमारे लिए केयर टेकर भेजी थी, ये वही है। लेकिन आपने तो बोला था उस लड़की को आपने वापस भेज दिया है। राघव गायत्री की तरफ देखकर बोला। हाँ बोला था, लेकिन हमें ये लड़की फिर से मिल गई। बहुत ही अच्छी लड़की है, आज ही हमारा ख्याल रखने के लिए आई है, लेकिन अचानक से इनकी तबीयत खराब हो गई और चली गई, कल आने का बोलकर। चलो ठीक है, फिर आपको लड़की अच्छी लगी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दादी, ये लड़की जो भी है, इसे मेरे रूम से दूर रहने का बोल दीजिए। हमें पता है, इसलिए हमने सबसे पहले सिया से यही बात कही है। आप चिंता मत कीजिए। आरब कहाँ है? अभी तक उठे नहीं? आपको पता है दादी, आज संडे है और संडे वाले दिन आरब की सुबह दोपहर में होती है। जल्दी से दादी नाश्ता लगवा दीजिए, फिर मुझे बाहर जाना है। तब तक मैं आरब को जगाकर उठाता हूँ। इतना बोलकर राघव वहाँ से चला गया। राघव नाश्ता करके बाहर आया, तब तक उसकी बुलेट बाहर तैयार खड़ी थी। उसने हेलमेट लगाया और बुलेट पर बैठकर वहाँ से निकल गया। इतनी बड़ी दुनिया छोड़कर मुझे नौकरी करने के लिए उस अकड़ू का ही घर मिला था। वो तो अच्छा हुआ उसने मुझे अपने घर नहीं देखा, वरना सबके सामने मेरी इज्जत का फालूदा बना देता और घर से बाहर निकाल देता। दादी की नज़रों में मेरी क्या इज्जत रह जाती। वक्त रहते वहां से आ गई, ये बेहतर हुआ। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है जो उसने मुझे नहीं देखा। सिया मन ही मन बोली और ऊपर देखकर भगवान का शुक्र अदा करने लगी। तभी उसे अपने पीछे किसी चीज के रुकने की आवाज आई। सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तुम? राघव ने जैसे ही सिया को सड़क के बीचों बीच खड़ा देखा तो हैरान होकर बोला। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन? सिया ने राघव की आंखों में देखकर बोला और जाने लगी। रुको, इतना बोलकर राघव ने साइड में अपनी बुलेट खड़ी की और चलता हुआ सिया के पास आया और बोला। कुछ दिन पहले तो हमारी मुलाकात ही हुई थी और तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गई। नॉट बैड। ऐसा भी क्या खास है आप में जो मैं आपको याद रखूं? आपके जैसे लोगों से रोज मेरी मुलाकात होती है। ओह रियली? तो तुम मुझे देखकर इतना डर क्यों रही हो? और ये पसीना कैसा जो तुम्हारे माथे पर है? देखिए, हमारे बीच जो कुछ हुआ वो मेरी गलती की वजह से हुआ। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। वैसे मानना पड़ेगा, तुम रोज सड़क के बीचों बीच चलती हो, इसकी क्या वजह है? तुम्हें डर नहीं लगता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? राघव एक तीखी नज़र उस पर डालते हुए बोला। देखिए, मैं आपसे कोई भी बहस नहीं करना चाहती, बहुत इज्जत के साथ आपसे बात कर रही हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है
आप मुझे कुछ भी बोलें और मैं सुन लूँगी। यह आपकी गलतफ़हमी है। इतना बोलकर सिया जाने लगी। राघव ने पीछे से उसकी कलाई पकड़ ली और झटके से उसे अपने करीब करके उसकी आंखों में देखकर गुस्से से बोला, सड़क के बीचों बीच चल रही हो, किस लिए? किसी अमीर आदमी की गाड़ी के आगे आ सको और उससे पैसे वसूल सको? सही कहा ना मैंने? तुम जैसी छोटी और गरीब लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मेरे सामने अपने ये बेफजूल के आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। और अपनी ये मासूम शकल भूल कर भी मेरे सामने लेकर मत आना, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर बैठूंगा। इतना बोलकर राघव ने झटके से सिया को खुद से दूर कर दिया और एक जलती निगाह उस पर डालकर वहां से चला गया। सिया वहीं खड़ी राघव को जाते देखती रही और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। समझता क्या है ये खुद को? अगर पैसे वाला है तो क्या सबको अपने जूते की नोक पर रखेगा? नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पैसे के पीछे पीछे फिरते हैं। तुम्हारी असलियत तो पहले ही जान गई थी, लेकिन तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, कभी नहीं सोचा था। ऐसे इंसान के घर मुझे काम ही नहीं करना है। इसके पता लगने से पहले मुझे वापस जाकर दादी को बोलना होगा। मैं ये नौकरी नहीं कर सकती। अगर गलती से भी इस अकड़ू को पता चला तो पता नहीं क्या करेगा। इतना बोलकर सिया वापस से गायत्री से मिलने चली गई। यह लड़की बार बार मेरे सामने क्यों आ रही है? जब भी सामने आती है खुद ब खुद गुस्सा आने लगता है। आज मैंने इतना कुछ सुनाया उसे, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। ऐसा कैसे हो गया? उस दिन तो मरने मारने पर तैयार थी। ये आग का गोला आज शांत समुंदर कैसे बन गया? अच्छा भी है उसकी ज्यादा बकबक सुनने को नहीं मिली। एक बार बोलना शुरू कर दे, सामने वाला का दिमाग खराब करके ही दम लेती है। वह खुद से बोला और अपनी बुलेट एक होटल के सामने रोककर अंदर बढ़ गया। दादी, कहाँ है वो आपकी केयर टेकर? आज आई नहीं क्या? आरब लिविंग रूम में काउच पर बैठते हुए इधर उधर नजर दौड़ाकर बोला। आई थी, लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वापस चली गई। कल आएगी। मैं तो अपनी होने वाली भाभी से मिलना चाहता था, इसलिए इतनी जल्दी उठकर और अच्छे से तैयार होकर आया। आप जल्दी उठकर आए? आरब, घड़ी में आपने वक्त देखा है? क्या हो रहा है? दोपहर का एक ही तो बजा है दादी। इतना वक्त नहीं हुआ। राघव भी चले गए और सिया भी 2 घंटे हमारा ख्याल रख कर गई है। दादी, आपको तो पता है ना, पूरी रात जागकर पढ़ाई करता हूँ, इसलिए देर से आँख खुलती है। पता है, तभी तो कुछ नहीं बोलते आपसे। गायत्री मुस्कुराते हुए बोली। वैसे दादी, भाई की मुलाकात हुई भाभी से? आरब इतना ही बोला था, तभी उसका ध्यान दरवाजे की तरफ गया, जहां से होते हुए सिया उनके ही पास आ रही थी। सिया को आता देख आरब के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने गायत्री की तरफ देखा, जो सिया को देख चुकी थी। अरे बेटा, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी, आप अभी तक घर नहीं गई? गायत्री खड़े होकर सिया के पास आते हुए बोली। वो दादी, घर ही तो जा रही थी, आधे रास्ते से हटकर वापस आना पड़ा। आपसे कुछ बात करनी है। सिया नजरें चुराते हुए बोली। हाँ बोलिए बेटा, क्या बात है, हम सुन रहे हैं। दादी, मैं ये जॉब नहीं कर सकती, वह अटकते हुए बोली। क्यों बेटा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा आपसे? और आप ये जॉब क्यों नहीं कर सकती? गायत्री चेहरे पर चिंता के भाव लाकर बोली। ऐसी कोई बात नहीं है दादी, और ना ही मुझसे किसी ने कुछ कहा है। कुछ दिनों में मेरा रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँगी और पढ़ाई के साथ इतना काम मुझसे कवर नहीं होगा दादी। गायत्री ने एक नज़र आरब पर डाली, जो वहीं खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, और एक नज़र सिया पर डालकर बोली। आप बहुत अच्छी हैं बेटा, और आपको देखकर दिल से ये आवाज़ आई, आप ही वो लड़की हैं जो अच्छे से हमारा ख्याल रख सकती हैं, इसलिए हमने आपको चुना। लेकिन अगर आपको यहाँ जॉब नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती तो हम आपको मजबूर नहीं कर सकते। भगवान से दुआ करेंगे आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। गायत्री सिया के सर पर हाथ रखकर बोली। जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मैं यहाँ काम कर सकती हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो। सिया के इतना बोलते ही गायत्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने सिया को अपने सीने से लगा लिया। आप जानती नहीं हम कितने खुश हैं,
हमें मंजूर है। जब तक आप काम करना चाहती हैं कर सकती हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। थैंक यू सो मच दादी। अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है, इसलिए मैं आज पूरा दिन आपके साथ रहने वाली हूँ। ठीक है बेटा, हम तो आपके जाने से उदास हो गए थे, लेकिन अब हम खुश भी हैं और बिल्कुल ठीक भी हैं। आपको हम किसी से मिलवाते हैं। यह हमारे गायत्री इतना ही बोली थी, तभी सिया बीच में बोली, ये आपके छोटे पोते आरव हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, है ना? सही कहा ना मैंने? सिया आरव के पास आकर बोली, तुमने ठीक कहा। और तुम हो सिया? आरव भी मुस्कुराते हुए बोला। आपको हमारा नाम कैसे पता चला? सिया हैरानी से बोली, जैसे तुम्हें मेरा नाम पता चला, ऐसे ही मुझे भी। हाय! आरव ने अपना हाथ सिया की तरफ बढ़ाया तो सिया ने भी मुस्कुराते हुए आरव के हाथ से अपना हाथ मिला लिया। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। सिया चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, दादी आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। ठीक है बेटा, गायत्री ने मुस्कुराकर बोला तो सिया किचन में चली गई। आरव कैसी लगी तुम्हें सिया? गायत्री आरव की तरफ देखकर बोली, जो सिया को किचन में जाते हुए देख रहा था। वैसे दादी मानना पड़ेगा, आपने बिल्कुल सही सोचा है। सिया भाई के लिए एकदम परफेक्ट लड़की है। भाई कम बोलने वाले और हर वक्त गुस्से में रहते हैं, लेकिन वही सिया अपनी बातों से सबका दिल जीतने वाली और हंसने बोलने वाली लड़की है। आरव चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, बस भगवान राघव और सिया की जोड़ी एक साथ बना दें और इन दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रखें। हमें मालूम है सिया ही वो लड़की है जो अरब के दिल में अपने लिए जगह बना सकती है, और हम अपने पूरे जी जान से दोनों को एक दूसरे के करीब करके रहेंगे, और इसमें हमारा साथ तुम दोगे। गायत्री अरब की तरफ देखकर बोली, यह भी कोई कहने वाली बात है दादी, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। सिया मीना के साथ मिलकर बड़े से डाइनिंग टेबल पर खाना लगवा रही थी। जब वह बोली, मीना तुम दादी और आरब को खाने का बोल दो, खाना लग गया है। जी दीदी, अभी बोलकर आती हूँ। इतना बोलकर मीना चली गई। सिया बेटा, आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। गायत्री अपनी चेयर पर बैठते हुए बोली। मैं कैसे? बैठकते हुए बोली। कैसा क्या? सिया, जैसे मैं और दादी बैठे हैं, ऐसे ही तुम भी बैठकर हमारे साथ खाना खाओ। नहीं आरब, आप लोग खाइए, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा ही सकती हो ना बेटा। दादी, आप और आरब खाइए ना, मुझे सच में भूख नहीं है। वह मुस्कुराकर बोली। ठीक है। इतना बोलकर गायत्री और आरब खाना खाने लगे और सिया वहां से हटकर उस तरफ आ गई जहाँ स्विमिंग पूल था। सिया की आंखों के आगे सुबह वाला मंजर घूम गया जिसमें राघव स्विमिंग कर रहा था। उसे सोचते हुए सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह वहीं बड़ी चेयर पर आकर बैठ गई। कितने बदतमीज और अकड़ू किस्म के इंसान हो तुम। पैसे की पावर के आगे किसी को कुछ समझते नहीं हो। मजबूरी है मेरी, जो मुझे तुम्हारी ये जॉब करनी पड़ रही है। अगर मजबूरी ना होती तुम्हारे घर जॉब करना तो दूर, कभी शक्ल भी नहीं देखती तुम्हारी। कुछ दिन की बात है, जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये जॉब कर रही हूँ, और जिस दिन रिजल्ट आ गया ये जॉब हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। लेकिन मुझे एक बात का ध्यान रखना होगा, जब तक इस घर में काम कर रही हूँ इस अकड़ू इंसान से छिपकर रहना होगा, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। दीदी, आप यहाँ हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। दादी आपको बुला रही हैं। वह जो अपने ही ख्याल में बैठी सोच रही थी, मीना की आवाज़ पर चौंकी और जैसे होश में आई और उठ खड़ी हुई। ठीक है मीना, सिया चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर बोली और उसके साथ वहाँ से चली गई। अच्छा मीना, मुझे तुमसे एक बात जाननी थी। सिया उसकी तरफ देखकर बोली। बोलिए दीदी, आपको क्या जानना है? ये जो तुम्हारे बड़े साहब हैं, किस टाइम ऑफिस जाते हैं? 10 बजे जाते हैं दीदी। और वापस किस वक्त आते हैं? बड़े साहब के ऑफिस से आने की कोई टाइमिंग नहीं है। कभी तो जल्दी आ जाते हैं, कभी कभी आधी रात में आते हैं, और कभी कभी तो रात भर भी नहीं आते। क्या हुआ दीदी, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं मीना, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। उनसे अब तक मुलाकात नहीं हुई ना, इसलिए। सिया मुस्कुराते हुए बोली। दीदी, अब आप भी खाना खा लीजिए,
सबने खा लिया है, बस आप ही बची हैं। जब से आई हैं काम ही करवा रही हैं। मैं खुद कर लूँगी, आप जाकर खाना खा लीजिए। मीना सिया को अपनी मदद करता देखकर बोली। तुमने भी तो खाना नहीं खाया है मीना, सुबह से तुम भी काम ही कर रही हो। एक काम करते हैं, दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। जैसा आपको ठीक लगे दीदी, मीना मुस्कुराकर बोली तो सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देखिए मिस्टर बक्सी, आपको डील कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल हम मीटिंग में मिलते हैं और डील अपने नाम कर लेंगे। इसलिए आपको परेशान और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ डील करके आपका ही फ़ायदा होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, आगे क्या करना है। राघव कान से फ़ोन लगाए घर के अंदर दाखिल होते हुए बोला और बात करता हुआ आगे बढ़ गया। वह सीधा किचन में चला आया, जहाँ सिया राघव से बेखबर गायत्री के लिए खड़ी चाय बना रही थी। मीना, एक गिलास पानी देना प्लीज। राघव अपने हाथ में लिए फोन पर नजर जमाए ही बोला। सिया ने अपने पीछे खड़े राघव की आवाज सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और जान हलक में अटक गई और गला सूख गया। भगवान, ये इस वक्त कैसे आ गया। मीना ने तो बताया था शाम तक घर नहीं आएंगे और अभी तो 3 बजे हैं। इतनी जल्दी कैसे आ गया। मीना, मैंने पानी मांगा तुमसे, राघव ने बोला। सिया ने गिलास उठाकर उसमें पानी डालकर डरते हुए राघव की तरफ बढ़ा दिया। थैंक यू मीना, इतना बोलकर राघव ने ट्रे से पानी का गिलास उठाया और गिलास लेकर किचन से बाहर आ गया। थैंक गॉड, बाल बाल बची हूँ। अगर ये मुझे अभी देख लेता तो अभी और इसी वक्त मेरी नौकरी चली जाती। इससे पहले एक बार फिर से अकड़ू किचन में आए। भाग ले सिया यहाँ से, इसमें ही तेरी भलाई है। सिया ने कप में चाय निकाली और किचन से बाहर आ गई। दरवाजे के पास आकर सिया के कदम वहीं रुक गए, क्योंकि राघव लिविंग रूम में काउच पर बैठा किसी से फोन पर बात कर रहा था। अब कैसे दादी के कमरे तक जाऊं? अगर इस मनहूस अकड़ू इंसान ने देख लिया, हे भगवान, कुछ कीजिए। सिया राघव को फोन पर बिजी देख धीरे धीरे से कदम बढ़ाते हुए पीछे से होकर सीढ़ियां चढ़ गई और गायत्री के कमरे में चाय लेकर आई। अरे, दादी तो सो गई। सिया गायत्री को सोता देखकर बोली और चाय का कप वहीं टेबल पर रखकर रूम से बाहर आ गई और नीचे झांक कर देखने लगी। राघव को ऊपर आता देख सिया की सांसें अटक गईं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अंदाजा हो गया था कि वह इस ओर ही आ रहा है। डर की वजह से उसे कुछ नहीं सूझा तो वह फौरन ही भागकर एक कमरे में घुस गई और उसका दरवाजा लगाकर उससे लगकर खड़ी हो गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अपनी सांसें दुरुस्त करके सिया ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। हड़बड़ी में पता ही नहीं चला किसके कमरे में घुस रही हूँ। वह सामने बेड पर लगी राघव की बड़ी सी तस्वीर देखकर बोली और पूरे कमरे में नजर दौड़ाकर देखने लगी। पूरे कमरे में जगह जगह पर राघव की तस्वीर लगी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत बेड जिसके चारों ओर पर्दे लगे हुए थे। रूम बहुत ही खूबसूरत था। एक बार कोई इस रूम को देखता तो देखता ही रह जाता। यह रूम कितना खूबसूरत है। जितना खूबसूरत पूरा घर है, यह रूम उतना अकेला ही खूबसूरत है। सिया खुश होकर पूरे रूम में नजर दौड़ाकर देख रही थी। तभी दरवाजे की दस्तक पर उसका ध्यान गया तो फिर से उसका दिल उछलकर हलक में आ गया और आंखें बड़ी हो गईं। हे भगवान, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं इस अकड़ू और मनहूस इंसान से बचकर। यह तो पीछे ही पड़ गया है। वह मन ही मन बोली और रूम में इधर उधर देखने लगी। यह दरवाजे को क्या हुआ, क्यों नहीं खुल रहा है। राघव ने दरवाजे बंद देखकर कहा और जोर से दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा एकदम खुल गया और वह अंदर आ गया। लगता है अटक गया होगा। राघव दरवाजा देखते हुए अंदर आया और अपना फोन टेबल पर रखकर बाथरूम में चला गया। सिया दरवाजे के पीछे मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी और अपनी आंखें बंद कर रखी थी। दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। रास्ता साफ देखकर सिया 1 मिनट बिना गवाए वहां से तुरंत निकलकर भाग गई और दादी के कमरे के बाहर आकर रुकी। उसने दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो दादी को सोता देख सुकून की सांस ली और वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ी तभी किसी से टकरा गई। इससे पहले सिया गिरती, सामने खड़े शख्स ने
उसे दोनों कंधों से पकड़ लिया। सिया ने संभल कर सामने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं और मुंह हैरानी से खुल गया। राघव उसे दोनों कंधों से पकड़े गुस्से से घूर रहा था। सिया झट से राघव से 2 कदम पीछे हो गई, लेकिन उसका पैर नीचे बिछी कारपेट में उलझ गया और वह लड़खड़ा गई। इससे पहले सिया खुद को संभाल पाती, राघव ने उसकी कलाई पकड़ ली और खुद के करीब कर लिया। डर और घबराहट में सिया की आंखें बंद हो गईं और दिल की धड़कन बहुत तेज रफ्तार से धड़कने लगी। कुछ देर बाद सिया ने खुद को संभाला और अपनी आंखें खोली तो राघव को अपने करीब खड़ा देखकर वह जैसे होश में आई और नजरें चुराते हुए उससे दूर हो गई। तो तुम मेरा पीछा करते हुए मेरे घर तक भी आ गई, और वो भी चोरी करने? राघव के यह सब जैसे ही सिया के कानों में टकराए तो हैरानी से उसने नजर उठाकर राघव की तरफ देखा, जो गुस्से से खड़ा उसे ही देख रहा था। पैसों के लालच में तुम मेरे घर तक भी पहुंच गई, बहू, मानना पड़ेगा। राघव अपने कदम सिया की तरफ बढ़ाते हुए बोला और गुस्से से सिया की कलाई पकड़ ली। छोड़िए मेरा हाथ, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सिया राघव का हाथ अपनी कलाई से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन उसके हाथ की पकड़ सिया के हाथ पर मजबूत थी, जिससे वह नहीं छुटा पा रही थी। यहाँ तमाशा मत करो, मेरी दादी माँ सो रही हैं। नीचे चलो, तुम्हारे तमाशा तो मैं करता हूँ। राघव सिया का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाते हुए बोला, लेकिन सिया बार बार राघव के हाथ से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। नीचे लिविंग रूम में लाकर राघव ने सिया की कलाई झटके से छोड़ दी, जिससे वह लड़खड़ा गई। सिया आंखों में आंसू लिए खड़ी राघव की तरफ देख रही थी। उसे इस तरह लाता देख घर के सारे नौकरों की नज़र उस पर ही जम गई और मीना भी हैरान सी खड़ी सिया और राघव को देख रही थी। किस मकसद से मेरे घर में घुसी हो? वार्निंग दी थी ना, अब मुझे अपनी ये शक्ल कभी मत दिखाना। और तुम वो बेशर्मों की तरह यहाँ आ गई। हाउ डियर यू! राघव गुस्से से दांत भींचते हुए चीख कर बोला तो सिया डर से कांप गई और एकदम से 2 कदम पीछे हो गई। आप मुझे? सिया अपने चेहरे पर आए आंसू साफ करते हुए अटक अटक कर बोली। क्या क्या चुराया है मेरे घर से? बोलो। और तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला? किस साजिश के तहत मेरे घर में घुसी हो? बोलो। राघव सिया के कंधे पकड़कर गुस्से से उसकी आंखों में देखकर बोला। दूर हटिए मुझसे पहले, फिर आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। सिया उसकी आंखों में देखकर बोली। जब मेरे घर में घुस रही थी तभी नहीं लगा इस घर से और यहाँ के लोगों से दूर भी रहना है? अगर किसी ने तुम्हें चोरी करते देख लिया या तुम पकड़ी गई, तब नहीं सोचा क्या होगा? अगर मैं आपको कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गूंगी हूँ। मुझे भी जवाब देना आता है, इसलिए छोड़िए मुझे। सिया ने गुस्से से राघव का हाथ अपने कंधों से हटाते हुए कहा और उससे दूर हो गई। मेरे ही घर में मेरी छत के नीचे खड़े होकर मुझे ही तेवर दिखा रही है। वह फिर से सिया की तरफ बढ़ा। भूल कर भी मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना आपकी जान ले लूंगी। अगर चुप हूं तो आप बोले ही जा रहे हैं। सिया अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए बोली। अब जैसे बड़े लोगों से उम्मीद ही यही की जा सकती है। हम जैसे लोगों को अपने पैर की जूती समझते हैं। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए मिस्टर, कोई शौक नहीं है आप जैसे घटिया इंसान के घर चोरी करने आऊं। भगवान ने सब कुछ दे रखा है, और सबसे बड़ी बात दिमाग, जो आपके पास बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है मैं यहाँ चोरी करने आई थी? सिया हल्के से हंसी और टेबल पर रखा अपना बैग उठा लिया और राघव के सामने उसमें रखा सारा सामान नीचे गिरा दिया। गौर से देख लीजिए इस सामान को, कहीं आपके घर की कोई चीज तो नहीं है इसमें जो मैंने चुराई है? इतना बोलकर सिया चुप हो गई। राघव ने नीचे पड़े सामान की तरफ देखा और फिर नजर सिया पर जमा ली, जो खड़ी उसे ही देख रही थी। दिखा कुछ आपके घर से चुराया हुआ? कैश या कोई ज्वेलरी? अगर तुम चोरी नहीं करने आई थी तो फिर यहाँ क्यों आई हो? राघव अब भी गुस्से में दांत भींचकर बोला। आप मेरे लिए इतने जरूरी नहीं है जो आपको बताऊं। इतना बोलकर सिया ने नीचे पड़ा अपना सारा सामान बैग में डाला और खड़ी हो गई। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इस जन्म में मुझे कभी भी आपकी शक्ल न दिखे।
पहली बार जिंदगी में किसी से इतनी नफरत हो रही है और उम्मीद करूंगी यह नफरत कभी कम ना हो। सेम हियर। अब यहाँ से दफा हो जाओ और भूल से भी मेरे घर के आसपास भी भटकना नहीं। इससे पहले गार्ड से बोलकर तुम्हें घर से बाहर फेंकवाऊं। गेट लॉस्ट माई होम। राघव गुस्से से चीख कर बोला। सिया ने आंखों में आई नमी को साफ किया और गुस्से से भरी एक नज़र राघव पर डालकर वह तेज कदमों से वहां से बाहर निकल गई। राघव ने वहां खड़े नौकरों और गार्ड की तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे। वह अपना गुस्सा शांत करते हुए बोला, जो कुछ अभी यहाँ हुआ यह बात तुम में से कोई भी आरब या दादी को नहीं बताएगा। अगर किसी ने बताया तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। आई समझ? जी साहब, आप फिक्र मत कीजिए। हम में से कोई भी दादी और आरब भैया को कुछ नहीं बोलेगा। गुड। अब ये लड़की कभी इस घर के आसपास या घर के अंदर ना घुसे, इस बात का ध्यान रखना। इतना बोलकर राघव सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चला गया। इधर सिया अपने ही ध्यान में चली जा रही थी। राघव की बातें उसके दिल और दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते चले जा रहे थे। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ खींच लिया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। अचानक से उसके साथ ये क्या हुआ? उसने सामने देखा तो देखती ही रह गई। ध्यान कहाँ है आपका? देखकर चलिए मिस सिया। अभी गाड़ी के नीचे आ जाती और चोट लग जाती। सामने खड़ा सैम उसकी तरफ देखकर बोला। थैंक यू सर। वह नजरें चुराते हुए बोली। क्या हुआ? आप ठीक हैं? और इस तरह सड़क के बीचों बीच क्यों चल रही थी? और आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? सैम सिया की लाल आंखों को देखकर बोला। जी सर, मैं ठीक हूँ। वो बस आंख में कुछ चला गया था। आप यहाँ कैसे? अपने एक दोस्त से मिलने उसके घर जा रहा था, तभी तुम पर नजर पड़ी। हाँ, वो मैं भी घर ही जा रही। मैं तुमसे मिलना चाह रहा था जॉब के सिलसिले में। उस दिन मैंने तुम्हें जिस घर में जॉब के लिए भेजा था। सैम अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सिया बोली। आपने मुझे वहाँ जॉब के लिए भेजा, यह आपका बड़प्पन था। लेकिन सर, मैं वो जॉब नहीं कर सकती। क्यों, क्या हुआ सिया? क्या खराबी थी उस जॉब में? सैम नासमझी में बोला। मेरे जानने वाले और अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है सर। लेकिन मैं कोई और जॉब करना चाहती हूँ। वो जॉब पसंद नहीं थी मुझे, इसलिए कल एक दो जगह इंटरव्यू है, उनकी तैयारी करनी है। चलती हूँ। अभी सुनो। सैम सिया को जाते देखकर बोला। उसके बोलते ही सिया के कदम रुक गए और वह वापस से पलट गई। ये मेरा कार्ड है और इसमें मेरा नंबर भी है। कल ऑफिस में आकर मिलो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सैम अपना कार्ड सिया की तरफ बढ़ाते हुए बोला। लेकिन वह हैरानी से खड़ी सैम को देखकर बोली। इतना सोचो मत, तुम्हारे लिए एक जॉब है। कल आकर देख लेना। अगर पसंद आए तो कर लेना, वरना तुम्हारी मर्जी। अभी चलता हूँ, लेट हो रहा है। सैम ने अपने हाथ में पकड़ा कार्ड सिया को थमाया और बाय बोलकर वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। और सिया खड़ी हैरानी से उसे जाता देखती रही। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।